बीएससी के अपने कोर्स में हम लोगों ने अभी तक ड्रूड्स मॉडल की बात किया और उसके आधार पर मेटल्स में, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के ओरिजिन को समझने की कोशिश किया। हॉल इफ़ेक्ट की बात की गई और मेटल के थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को भी ड्रूड के क्लासिकल मॉडल के आधार पर समझने की कोशिश की गई। और हम लोगों ने पिछले क्लासेस में आपको ये बताया है कि क्लासिकल मॉडल के अपने लिमिटेशंस थे, जिसके वजह से कुछ बातों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बाद में जब हम लोगों ने ये महसूस किया कि इलेक्ट्रॉन को हम क्लासिकल पार्टिकल ट्रीट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन क्वांटम पार्टिकल है और ये क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को ओबे नहीं करता, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को ओबे नहीं करता, ये फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स को, जो कि एक क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, उसे ओबे करता है। तब इलेक्ट्रॉन को क्वांटम पार्टिकल मान करके सोमरफेल्ड ने मेटल की कंडक्टिविटी और दूसरे थर्मल प्रॉपर्टीज़ लाइक इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी वगैरह को समझने की कोशिश किया। लेकिन इसके पहले कि मैं सोमरफेल्ड मॉडल की बात करना शुरू करूं और किस तरह से सोमरफेल्ड ने इलेक्ट्रॉन को क्वांटम पार्टिकल ट्रीट करवाया और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके और मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे आती है और उस प्रॉपर्टी को क्वांटम मॉडल के आधार पर कैसे समझने की कोशिश की गई और मेटल्स की थर्मल प्रॉपर्टीज़ को कैसे समझा गया, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन उस पूरे सोमरफेल्ड के मॉडल में क्वांटम मैकेनिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल बेसिक रिजल्ट का हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे। इसलिए हम लोग एक सोमरफेल्ड मॉडल को करने के लिए होमवर्क के तर्ज पर आप कह सकते हैं उसकी बुनियाद पहले तैयार करें और क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स में एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ पढ़ाया जाता है, हम लोग पढ़ते हैं और मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि बिल्कुल क्वांटम मैकेनिक्स की जो इंट्रोडक्टरी लेवल की बातें हैं उससे थोड़े बहुत आप परिचित हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जहां भी क्वांटम मैकेनिक्स के इस तरह के आइडियाज़ इन्वॉल्व हों पूरे डिस्कशन के दरमियान, तो उसके बेसिक बातों को भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा सो दैट कि उसके चलते आपको इस सोमरफेल्ड मॉडल और आगे की बातों को समझने में परेशानी न हो। तो क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल इन ए बॉक्स का प्रॉब्लम पढ़ाया जाता है, जिसको डीप स्क्वायरवेल पोटेंशियल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं। उसके रिजल्ट को हम लोग यूज़ करेंगे सोमरफेल्ड मॉडल में। इसलिए सोमरफेल्ड मॉडल शुरू करने के पहले आज के क्लास में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के उस बेसिक प्रॉब्लम को पहले पढ़ेंगे, पार्टिकल इन ए बॉक्स के प्रॉब्लम को। पार्टिकल इन ए बॉक्स या इसी को हम लोग डीप स्क्वायरवेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। हालांकि हम लोग वन डायमेंशनल ही स्टडी अभी करेंगे, डीप स्क्वायरवेल पोटेंशियल भी बोलते हैं। हम लोग अभी के अपने स्टडी को पूरी तरह से कंसंट्रेट करेंगे वन डायमेंशनल मोशन के लिए। अब देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स में शुरू में क्या होता है कि जब स्टूडेंट पहली दफ़ा क्वांटम मैकेनिक्स करने लगते हैं तो शुरू में ऐसा थोड़ा सा महसूस करते हैं कि उनका जो कॉमन सेंस परसेप्शंस है
जो अभी तक की ज़िंदगी को जीने में प्रकृति के साथ इंटरैक्ट करने के दरमियान फिजिक्स के लॉज को, नेचर के लॉज को जिस तरह से दिमाग में रचाया बसाया है, शुरू में ऐसा लगता है कि क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा उस पर प्रहार करता है और कॉमन सेंस परसेप्शन से अलग हट के कुछ कहना चाहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा समझना शुरू कर देते हैं तो आप ये महसूस करने लगते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा में चीज़ों को समझना, जो भले ही शुरू में ऐसा लग रहा था कि हमारे कॉमन सेंस परसेप्शन के अगेंस्ट ये कुछ बोल रहा है, लेकिन वो ज़्यादा लॉजिकल तरीका है प्रकृति के नियमों को समझने का। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोगों के पास एक ही मैथमेटिकल टूल होता है, न्यूटन का लॉ, खास करके सेकेंड लॉ, F = ma। किसी भी बॉडी के डायनामिक्स को समझना होता है तो हम लोग उस बॉडी के फिजिकल कंडीशंस को उस इक्वेशन में डालते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, और वो बेसिकली सेकेंड ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है और उसको सॉल्व करते हैं। और जो सॉल्यूशंस आता है वो पार्टिकल के डिफरेंट डायनामिकल वेरिएबल्स का हमें आइडिया देता है। उस सॉल्यूशन से हम पता लगा पाते हैं किसी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पर उसका पोजीशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका मोमेंटम कितना है, उसकी एनर्जी कितनी है, उसका ट्रेजेक्ट्री कैसा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जिस तरह से न्यूटन का लॉ एक फंडामेंटल इक्वेशन है क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी बॉडी के डायनामिक्स को समझने के लिए, उसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में फंडामेंटल इक्वेशन या फंडामेंटल मैथमेटिकल टूल कहें, श्रोडिंजर्स इक्वेशन है। हम लोग किसी भी बॉडी के डायनामिक्स को समझने के लिए, किसी भी पार्टिकल के डायनामिक्स को समझने के लिए, उसके क्वांटम मैकेनिकल स्टेट को विजुअलाइज करने के लिए, उसके फिजिकल कंडीशंस को श्रोडिंजर्स इक्वेशंस के अंदर में सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और जो डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगे वो उस पार्टिकल के बारे में हमें कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो तरीका लगभग एक ही जैसा है, थोड़ा मैथमेटिक्स करने का वे अलग है। ये जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्टिकल इन ए बॉक्स, इसमें हम लोग वन डायमेंशनल सिचुएशन पर अपने स्टडी को अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आसानी से बात को विजुअलाइज करने के लिए। और जो बात वन डायमेंशन में होगी वैसी ही बात थ्री डायमेंशन में भी होगी, उसको सिंपली हम लोग जनरलाइज कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि जैसे बॉक्स के अंदर में कोई पार्टिकल है और वो बिल्कुल कंस्ट्रेंड है कि बॉक्स के अंदर में ही रहना है उसको, बॉक्स के बाहर वो नहीं जा सकता, बॉक्स के अंदर ही वो जैसा चाहे वैसा मोशन कर सकता है। या इसको थोड़ा और क्रूड लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें तो एक गहरे कुआं के अंदर में आप गिर गए हैं और आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आप कुआं के बाहर नहीं आ सकते। उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी आपको बाहर आने के लिए आपके पास नहीं है, आपको कुआं के अंदर ही रहना है, कुआं के अंदर आप जैसा चाहे मोशन कर सकते हैं। कुछ इस तरह की समस्या है। अगर वन डायमेंशनल केस में इस बात को हम लोग बोलें तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एक कोई पार्टिकल है, वो x = 0 से x = L के बीच ही वो पाया जा सकता है, और किसी भी कीमत पर वो x = 0 के लेफ्ट नहीं जाएगा और x = L के राइट नहीं जाएगा। और इसको अगर फिजिक्स की भाषा में हम बोलें तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ के बीच फ्री पार्टिकल है, वो नॉन इंटरैक्टिंग है कि वो इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी अगर उसके पास नहीं है तो वैसे केस में यहाँ से यहाँ के बीच उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। Vx will be 0 for
0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू L, और इसके बाहर आने के लिए उसको इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगी, मतलब Vx विल बी इन्फिनिटी फॉर अदरवाइज, मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तब फॉर x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन L, उसके लिए Vx इन्फिनिटी होगा और यहाँ से यहाँ के बीच पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। अगर ऐसा है तो वो पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर में कैसे रह सकता है, कितनी एनर्जीज के साथ रह सकता है, क्या उसके स्टेट्स पॉसिबल हैं इस बॉक्स के अंदर में, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू L के बीच, इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर हमारे पास जो फंडामेंटल इक्वेशन होता है वो है श्रोडिंजर्स इक्वेशन। तो वन डायमेंशन में श्रोडिंजर के इक्वेशन को, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर्स इक्वेशन को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स इज इक्वल टू ई साई, ऐसा लिखते हैं हम लोग श्रोडिंजर्स इक्वेशन को। इस साई को बोलते हैं वेव फंक्शन। आपके पार्टिकल का सारा इंफॉर्मेशन उसी वेव फंक्शन के अंदर में होता है, और जब क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि किसी गिवन पोजीशन पर या x से x प्लस dx के बीच पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हम साई मॉड साई स्क्वायर dx से बताते हैं, लीनियर प्रोबेबिलिटी को। और अगर आप कहते हैं कि x बराबर 0 से x बराबर L के बीच कहीं ना कहीं पार्टिकल होगा ही, कहाँ होगा मुझे पता नहीं, लेकिन उसी बीच कहीं ना कहीं है, मतलब कि x बराबर 0 से x बराबर L के बीच पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को 1 होना चाहिए। तो अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ये x से x प्लस dx के बीच पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट शुड बी 1। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच कहीं पार्टिकल है, और हम लोग यहाँ कंडीशन स्टेट किए हुए हैं कि इसके बाहर पार्टिकल नहीं है, इसके बाहर पार्टिकल नहीं है, इसी 0 से L के बीच कहीं ना कहीं वो है। तो ये लिमिट कन्वर्ट करके हो जाएगा मॉड साई स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to L and it should be 1। तो ये इसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, कि पार्टिकल हैज़ टू बी इन दिस रीजन। अगर ऐसा हमें पता है तो इस रीजन में यहाँ से यहाँ के बीच कहीं ना कहीं होगा ही होगा पार्टिकल, और 0 से L के बीच उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को 1 होना पड़ेगा, ऐसे क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा में बोलते हैं। अब देखिए, ये जो अपना इक्वेशन है ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो इस पार्टिकल के बारे में हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशंस देंगे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि पोटेंशियल में एक डिसकंटिन्यूअस जंप है। x इज इक्वल टू 0 के राइट पोटेंशियल 0 है और x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट पोटेंशियल इन्फिनिटी है। यहाँ पर भी x इज इक्वल टू L के लेफ्ट पोटेंशियल 0 है,
x इज इक्वल टू एल के राइट पोटेंशियल इन्फिनिटी है। तो पोटेंशियल में डिसकंटिन्यूअस जंप हो सकता है, लेकिन वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, फाइनाइट होता है और स्क्वायर इंटीग्रेबल होता है। स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब अभी जो हम लोगों ने लिखा था, मॉड साई स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी शुड बी 1। अगर पार्टिकल को स्पेस में कहीं ना कहीं होना है तो उसकी 100% प्रोबेबिलिटी होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच कहीं ना कहीं होने की। इसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं। और अगर एग्जिस्ट कर रहा है पार्टिकल तो द वेव फंक्शन मस्ट बी ए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, मतलब उसको स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। लेकिन वेव फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता। वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, फाइनाइट होगा, स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा। पोटेंशियल डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, वेव फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता। अब यहां देखिए, इस पॉइंट के लेफ्ट और इस पॉइंट के राइट ये इंफिनिटी है, Vx इज इंफिनिटी। इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड फाइनाइट है, तो इस इक्वालिटी को होल्ड करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को भी फाइनाइट होना चाहिए। और अगर ये इनफाइनाइट है तो इसको जीरो होना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड को फाइनाइट होने के लिए ये फाइनाइट है। अगर ये नॉन जीरो होगा तो लेफ्ट हैंड साइड इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट हैंड साइड फाइनाइट है, फिर ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। मीन्स अगर v इनफाइनाइट है, x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट और x इज इक्वल टू l के राइट, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड होने के लिए वेव फंक्शन को हर हालत में इन दोनों रीजन्स में 0 होना ही पड़ेगा। और 0 से l के बीच v 0 है, Vx इज 0 फॉर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू l। तो इस रीजन में v 0 है और v को अगर आप 0 रख देंगे तब भी ये टर्म 0 हो जाएगा। तो फॉर पार्टिकल इन बॉक्स श्रोडिंजर्स इक्वेशन, ऐसा पार्टिकल जो नॉन इंटरैक्टिंग है, फ्री पार्टिकल है, बॉक्स के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बॉक्स के बाहर उसका पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है, ऐसे पार्टिकल के लिए आपका ये श्रोडिंजर्स इक्वेशन किस फॉर्म में तब्दील हो जाएगा? ये तब्दील हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m। और चूंकि हम एक ही वेरिएबल ले रहे हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव को हम लोग टोटल डेरिवेटिव के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं d2 साई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू ई साई। और इसको हम लोग लिख दे सकते हैं d2 साई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2me, माइनस 2me, ये राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, बाई एच क्रॉस स्क्वेयर साई। और ये एच क्रॉस क्या है? व्हाट इज एच क्रॉस? एच क्रॉस इज एच अपॉन 2 पाई, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और अगर ये देखिए सारी चीजें कांस्टेंट हैं, अगर इसको हम लोग के स्क्वायर लिख दें तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज d2 साई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वेयर साई, वेयर के स्क्वेयर हम लोगों ने लिखा है 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर को। और उस इक्वेशन को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो d2 साई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर साई इज इक्वल टू 0। तो इस पार्टिकल इन ए बॉक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकेंड ऑर्डर का है वो इस फॉर्म में आ जाता है। और ये सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का
स्टैंडर्ड फॉर्म है। और मैथमेटिक्स के कोर्स में हम लोग पढ़ते हैं कि सेकेंड ऑर्डर के इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मोस्ट जनरल सॉल्यूशन किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। सॉल्यूशन लिखने का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू समथिंग 8। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो x के दो वैल्यूज आते हैं और कहते हैं ये उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। वो दोनों वैल्यूज उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x उन दोनों में से कुछ भी होगा तो वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा और तब हम कहते हैं कि वो दोनों उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का यही मतलब होता है। ये साई में एक सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो साई का कोई ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो इस सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का मोस्ट जनरल सॉल्यूशन माना जाएगा। तो हम लोग मैथमेटिक्स के कोर्स में पढ़ते हैं जहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पढ़ाया जाता है। हम लोगों को पता है कि इस तरह के सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के मोस्ट जनरल सॉल्यूशन को हम लोग यूजुअली लिखा करते हैं साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है? तो आप देख लीजिए, अगर इसको एक बार हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, डी साई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए के कॉस के एक्स माइनस बी के साइन के एक्स। और एक बार और डिफरेंशिएट अगर इसको कर दें तो ये क्या आ जाएगा? माइनस के स्क्वायर ए साइन के एक्स माइनस के स्क्वायर बी कॉस के एक्स। और इस वाले इक्वेशन में d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पर उतना रख दीजिए और साई के जगह पर इतना रख दीजिए, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाएगा और ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम लोग इतना लिख सकते हैं, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, इतना लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं। हम लोगों ने क्या कहा कि वेव फंक्शन को x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट भी 0 होना है, वेव फंक्शन को इसके लेफ्ट भी 0 होना है और इसके राइट भी 0 होना है। अगर x इज इक्वल टू 0 की बात हम लोग करें तो यहां पर पोटेंशियल का तो डिसकंटिन्यूअस जंप है, लेकिन हम लोगों ने कहा वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि वेव फंक्शन हैज टू बी कंटिन्यूअस, वेव फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता। तो हम x के राइट से x इज इक्वल टू 0 के राइट से x इज इक्वल टू 0 वाले पॉइंट को अप्रोच करें या x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट से x इज इक्वल टू 0 वाले पॉइंट को अप्रोच करें, दोनों हालत में x इज इक्वल टू 0 पर वेव फंक्शन का वैल्यू सेम मिलना चाहिए। उसको कंटिन्यूअस होने के लिए आप डिफरेंशियल कैलकुलस में कंटिन्यूटी का एक कंडीशन पढ़ते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए। तो इधर से अगर आए तो वेव फंक्शन को यहां पर 0 होना है, यहां के बाद जस्ट वेव फंक्शन हैज टू बी 0। तो इधर से भी यहां आने पर वेव फंक्शन को 0 होना चाहिए। मतलब x इज इक्वल टू 0 पर वेव फंक्शन को कंटिन्यूअस होने का कंडीशन होगा कि साई शुड बी 0 एट x इज इक्वल टू 0। तो फॉर द वेव फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस साई शुड बी 0 एट x इज इक्वल टू 0। और अगर x इज इक्वल टू 0 आप लेंगे
तो साइन 0 डिग्री 0, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो और ये 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पर ये 0 हो जाएगा, तो b इंटू 1 b, तो यहां से क्या चला आया, b विल बी 0, तो b का वैल्यू 0 मिल गया इस बाउंड्री कंडीशन को लगाने से। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो अब रिड्यूस करके हो जाएगा साई इज इक्वल टू, b तो 0 हो गया ना, a साइन के एक्स, ऐसा। और अब हम लोग सेकेंड वाला बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। तो अगर सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे मीन्स कि x इज इक्वल टू एल के राइट भी वेव फंक्शन को 0 होना है और वेव फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। पोटेंशियल का डिसकंटिन्यूअस जंप हो सकता है, वेव फंक्शन कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूअस। तो x इज इक्वल टू एल वाले पॉइंट को भी हम लेफ्ट से अप्रोच करें या राइट से अप्रोच करें, यहां पर वेव फंक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए। और अगर इधर से अप्रोच करके हम आ रहे हैं तो यहां पर वेव फंक्शन का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो इधर से अप्रोच करके आने पर भी 0 होना चाहिए। हर हालत में द वेव फंक्शन शुड बी 0, साई शुड बी 0 एट x इज इक्वल टू एल। तो अब ये दूसरा वाला बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, साई शुड बी 0 एट x इज इक्वल टू एल। तो साई को हम लोग 0 रख दें, यहां साई को 0 रख दें, और साई को 0 रखेंगे तो x को l रखना पड़ेगा। साई 0 कहां है, x इज इक्वल टू l पर, तो ये हो जाएगा a साइन के l। अब ये 0 है नहीं, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड होने के लिए साइन के l को 0 होना पड़ेगा, और साइन के l को 0 होने के लिए के एल को हमें पता है साइन थीटा पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स पर 0 होता है। साइन 0 डिग्री 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई 0, तो के एल शुड बी इक्वल टू एन पाई। मीन्स व्हाट, के शुड बी इक्वल टू, फॉर दिस वेव फंक्शन टू बी सेटिस्फाइड, के शुड बी इक्वल टू एन पाई बाई एल। तो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए के को ऐसा होना चाहिए। अब हमारा सॉल्यूशन फाइनली क्या आ गया, फाइनली आ गया साई इज इक्वल टू, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, एंड व्हाट इज के, के इज एन पाई बाई एल एक्स। और जब आप यहां n लेंगे और यहां n का जो वैल्यूज है, n कैन बी 0, 1, 2, 3 सो ऑन। ये जो साई है ये कहलाता है आइगेन फंक्शन या आइगेन स्टेट या वेव फंक्शन। ये पार्टिकल के स्टेट को स्पेसिफाई करता है, इन विच स्टेट द पार्टिकल इज। और आप देख सकते हैं n के अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें साई का अलग अलग वैल्यू मिल सकता है। मीन्स कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n विल करेस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ पार्टिकल। तो ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन हो गया, जो एक इक्वेशन से पार्टिकल के सारे स्टेट को हम जान सकते हैं कि पार्टिकल किन किन स्टेट्स में रह सकता है। तो जब यहां n आ जाएगा तो जनरलाइज करने के लिए हम लोग यहां भी n लगा देंगे। ये पार्टिकल का nth स्टेट का आइगेन स्टेट है या वेव फंक्शन है, और यहां भी हम लोग जनरलाइज करने के लिए n लगा देते हैं। तो साई n इज इक्वल टू ए एन साइन n पाई x बाई एल। और आप देखेंगे ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और इस सॉल्यूशन में k इन्वॉल्व हो रहा है। और k किसको कहा गया है,
√2me/h² को कहा गया है और इसमें एनर्जी है, मीन्स हर आइगन स्टेट के करस्पॉन्डिंग, पार्टिकल के हर स्टेट के करस्पॉन्डिंग पार्टिकल के साथ कुछ एनर्जी एसोसिएटेड होगा, एक आइगन वैल्यू एसोसिएटेड होगा। इसको आइगन वैल्यू इक्वेशन के नाम से भी एक चीज़ आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग बोलते हैं कि जितने भी ऐसे फिजिकल पैरामीटर्स हैं जिनको कि हम मेज़र कर सकें, जिनका वैल्यू हम निकाल सकें, उन सब के लिए एक ऑपरेटर डिफाइंड होता है। और अगर कोई वेव फंक्शन ऐसा है कि उस वेव फंक्शन पर जब वो ऑपरेटर ऑपरेट करे तो फिर से वही वेव फंक्शन मिल जाए एक सर्टेन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर के, तो ऐसे इक्वेशन को आइगन वैल्यू इक्वेशंस बोलते हैं और उस वेव फंक्शन को आइगन फंक्शन या आइगन स्टेट बोलते हैं। और वो जो कांस्टेंट है वो उस आइगन स्टेट के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू होता है। तो यहां भी पार्टिकल के लिए बहुत सारे स्टेट्स में पार्टिकल का रहना पॉसिबल है इस बॉक्स के अंदर में, और हर अलग अलग स्टेट के करस्पॉन्डिंग कुछ न कुछ एनर्जी एसोसिएटेड होगी उस पार्टिकल के साथ, कुछ न कुछ आइगन वैल्यू एसोसिएटेड होगा उस पार्टिकल के साथ, और उस एनर्जी के वैल्यू को क्या क्या एनर्जीज होना पॉसिबल है उसके पास, तो वो हम निकाल सकते हैं। एक चीज जैसे पहला स्टेट क्या पॉसिबल है, अगर हम लोग n को 1 ले लें, अगर हम लोग यहां पर n को 1 ले लें, n यहाँ 1 से ही शुरू होगा, n 0 से शुरू नहीं होगा, क्योंकि n बराबर 0 पर तो हमारा वेव फंक्शन ही 0 हो जाएगा। सो फॉर पार्टिकल टू बी देयर इनसाइड द बॉक्स n विल स्टार्ट फ्रॉम 1। इस मैथमेटिकल इक्वेशन को होल्ड करने के लिए n कैन टेक इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू एनीथिंग, एनी इंटीग्रल वैल्यू, बट फॉर दिस फिजिकल प्रॉब्लम the particle has to be there inside the box, somewhere inside the box, n will start from 1। तो पहला आइगन स्टेट क्या पॉसिबल है, तो पहला आइगन स्टेट इसका पॉसिबल हो जाएगा, पहला आइगन स्टेट a1 साइन पाई, n को 1 ले लेंगे, पाई x/l, और इस a1 का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोगों ने ऐसा कहा कि द वेव फंक्शन शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल, और अगर पार्टिकल कंस्ट्रेंड है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l के बीच रहने के लिए, तो मॉड psi1 स्क्वायर dx इंटीग्रेटेड फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, जो इस केस में हो जाएगा, इधर तो पार्टिकल है नहीं, इधर है नहीं, यहीं से यहीं के बीच कहीं ना कहीं है, तो इसको अगर 0 से l के बीच इंटीग्रेट कर देंगे तो इट शुड बी 1। और इसको आप लिख सकते हैं a1 स्क्वायर बाहर चलाएगा इंटीग्रल साइन के, और साइन स्क्वायर पाई x/l dx दैट शुड बी 1। और इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, तो क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, x होता है 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2 पाई x/l dx फ्रॉम 0 टू l, ऐसा हो जाएगा। और हम लोग इसको अगर यहाँ पर लिखें तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा a1 स्क्वायर बाई 2 और इंटीग्रल dx फ्रॉम 0 टू l माइनस इंटीग्रल cos 2 पाई x/l dx
फ्रॉम 0 टू L, दैट शुड बी 1, और ये 0 हो जाएगा। ये बहुत सिंपल इंटीग्रल है, हम देख सकते हैं कि ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इम्प्लाइज, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के चलते ऐसा मिला हम लोगों को, a1 स्क्वेयर बाई 2 टाइम्स L इज इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज a1 इज √2 बाई L। आप लॉजिकली देख सकते हैं कि आप a2 के लिए भी करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, क्योंकि ये इंटीग्रल अगेन इसी फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। यहाँ 4πx/L आएगा और उसका भी इंटीग्रल 0 हो जाएगा। a3 के लिए भी करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। मतलब किसी भी a के लिए an का वैल्यू आप कह सकते हैं कि इट विल बी √2/L। तो अगर नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं कि psi n इज इक्वल टू √2/L sin nπx/L, nπx/L। इस बॉक्स के अंदर के पार्टिकल का नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन या आइगन स्टेट ऐसा हो जाएगा। और इस पार्टिकल के डिफरेंट स्टेट्स क्या पॉसिबल हैं, तो जैसे पहले वाले स्टेट की बात कर रहे थे हम लोग, तो psi1 इज इक्वल टू a1 एंड a1 विल बी √2/L, √2/L इंटू साइन πx/L, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए तो ये psi1 जो है ये 0 है x इज इक्वल टू 0 पर और x इज इक्वल टू L पर, तो इन दोनों जगहों पर नोड बनेगा, ये 0 हो जाएगा, नोड बनेगा और दो नोड के बीच में एक एंटी नोड होना चाहिए, तो ये स्टेट कुछ ऐसा हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे वाले स्टेट में ये हो जाएगा 2πx/L। अगर psi2 की बात करें तो ये हो जाएगा √2/L साइन 2πx/L, और साइन 2πx/L अगर 0 है तो 2πx/L इज इक्वल टू mπ, तो x इज इक्वल टू ml/2, और यहाँ m विल वेरी फ्रॉम 0, 1, 2 so on, तो x इज इक्वल टू 0 पर और x इज इक्वल टू L/2 पर और x इज इक्वल टू L पर नोड्स बनेंगे। मतलब इस वाले स्टेट में आपका जो स्टेट होगा पार्टिकल का वो कुछ ऐसा होगा, इस तरीके का होगा। इसी तरह से और डिफरेंट स्टेट्स होंगे। तो अलग अलग स्टेट्स में आपका पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर रह सकता है और हर डिफरेंट आइगन स्टेट में उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी। सो इट विल हैव डिफरेंट एनर्जीज इन डिफरेंट आइगन स्टेट्स। तो कितनी कितनी एनर्जी होगी, तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन आया कहाँ से, तो आप देख सकते हैं k² इज इक्वल टू 2me/h क्रॉस स्क्वेयर। तो यहाँ से E को हम लिख सकते हैं h क्रॉस स्क्वेयर k²/2m, और E ये हो जाएगा h क्रॉस स्क्वेयर/2m, एंड k इज व्हाट, k हम लोग यहाँ पर निकाला था हम लोगों ने, k का वैल्यू nπ/L आया था ना, तो ये हो जाएगा n²π²/L², और जब यहाँ n आ गया तो ये En हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, En इज इक्वल टू n² h क्रॉस स्क्वेयर π²/2m L²।
और एल का वैल्यू जितना कम होगा, एल को जितना छोटा करते जाएंगे एनर्जी उतनी अधिक होती चली जाएगी किसी गिवन आइगन स्टेट में। इसी को क्वांटम कन्फाइनमेंट करके आप बाद में पढ़ते हैं। तो अब डिफरेंट स्टेट्स में एनर्जीज जो है वो यहां से हम देख सकते हैं कि एनर्जीज आर क्वांटाइज्ड। द पार्टिकल कैन बी देयर इनसाइड द बॉक्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफाइड स्टेट्स। किसी भी स्टेट में नहीं रह सकता। द पार्टिकल कैन बी फाउंड इनसाइड द बॉक्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफाइड स्टेट्स विथ सर्टेन स्पेसिफाइड एनर्जीज। वो किसी भी एनर्जी के साथ बॉक्स के अंदर नहीं पाया जा सकता। उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी, स्पेसिफाइड होगी। ओनली सर्टेन डिस्क्रीट स्पेसिफाइड एनर्जी के स्टेट्स में ही पार्टिकल पाया जाएगा बॉक्स के अंदर। अगर पार्टिकल इन ए बॉक्स के प्रॉब्लम को हम लोग क्वांटम मैकेनिकली देखें तो जैसे E1 पहला स्टेट में जब वो होगा, पहला जो क्वांटम स्टेट आइगन स्टेट पॉसिबल है, उस स्टेट में जब पार्टिकल होगा तो उसको कितनी एनर्जी होगी? तो वो होगी h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2m l स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे स्टेट में जब होगा तो n स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, 4 का फैक्टर आ जाएगा, 4h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2m l स्क्वायर। तीसरे आइगन स्टेट में जब होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? 9h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2m l स्क्वायर एंड सो ऑन। nth स्टेट में होगा तो इतनी होगी। मतलब पार्टिकल इन ए बॉक्स के प्रॉब्लम को अगर आप क्वांटम मैकेनिकली समझने की कोशिश करेंगे तो उस बॉक्स के अंदर ही पार्टिकल रहेगा, उस बॉक्स के अंदर ही रहने के लिए वो कंस्टेंट है। बॉक्स के बाहर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, लेकिन बॉक्स के अंदर भी वो कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी एनर्जी के साथ नहीं रह सकता। उसके बिल्कुल वेल डिफाइंड क्वांटम स्टेट्स होंगे, उन्हीं स्टेट्स में वो पाया जाएगा, दूसरे स्टेट्स में वो नहीं पाया जा सकता। और उन स्टेट्स में उसकी एनर्जी बिल्कुल स्पेसिफाइड होगी, डिस्क्रीट होगी। तो ये पार्टिकल इन ए बॉक्स के सिचुएशन से रिलेटेड कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इन रिजल्ट्स को हम लोग यूज़ करेंगे सोमरफेल्ड मॉडल में। हालांकि सोमरफेल्ड ने कुछ इसमें मॉडिफिकेशन किया, और क्या मॉडिफिकेशन किया और उस मॉडिफिकेशन के आधार पर किस तरह से मेटल के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी और दूसरे थर्मल प्रॉपर्टीज़ को सोमरफेल्ड ने एक्सप्लेन किया, इसकी बात हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे। आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।